अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहते हैं। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। आज के टॉपिक्स पर सबसे पहले नजर डालते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को व्हाइट बॉल फॉर्मेट के लिए बैटिंग कोच की तलाश है और हनीफ मलिक की मुद्दत मुलाजमत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद खत्म हो जाएगी। 30 मई से कौमी टीम का जो जोड़ है वो कैंगरूज से पड़ेगा और पहला मैच रावलपिंडी में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के कुछ आम खिलाड़ियों का ना होना पाकिस्तान के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। दूसरी तरफ वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस देने का अज़म लिए पाकिस्तानी वुमेन्स क्रिकेट टीम 3 मुल्की सीरीज़ खेलने के लिए आयरलैंड रवाना हो गई हैं। और दीगर खेलों को अगर हम डिस्कस करें तो अर्जेंटाइन के स्टार फुटबॉलर लायनल मेसी की इंजरी से मुतालिक खदशात ने फुटबॉल मदाहों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है, जबकि मिस्र के स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सलाह का लिवरपूल के साथ सफ़र ख़त्म हो गया है। वो 9 साल की टीम की जीत में अहम किरदार अदा करते रहे हैं। वो अपनी शानदार फिटनेस और स्किल्स की बदौलत दुनिया भर में जाने भी जाते हैं। पाकिस्तान हॉकी की बात करें, हॉकी की टीम प्रो लीग का कैंप ख़त्म हो गया, टीम का ऐलान हुआ। क्या बेहतर रिजल्ट मिल पाएंगे? हेडलाइंस आपके सामने हैं। इन पर डिस्कशन के लिए मेरे साथ मौजूद हैं यूसुफ अंजुम, मुफास करीम और सलीम खालिक साहब। आप तीनों को वेलकम कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आगाज़ करती हूँ यूसुफ, सबसे पहले हम इस वक्त जो अगर हम बात करें बैटिंग कोच की हनीफ मलिक के, अगर हनीफ मलिक हैं उनके हम कोचिंग टेन्योर को देखें, सबसे पहले उनके इस टेन्योर के हवाले से जो परफॉर्मेंसेस रहीं, जो हम लोगों ने अचीव किया, वो कैसा रहा? देखें हिफ्जा, हनीफ मलिक इस्लामाबाद टीम के साथ वो बस्ता थे, उसी की वजह से माइक हैसन ने उनको टीम के साथ लगाया था। ओवरऑल अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान वो तवक्कुआत पूरी नहीं कर पाए हनीफ मलिक की सूरत में कि जो उनके मुल्की कोच की सूरत में हमें चाहिए थी। बहुत से अप्स एंड डाउन हुए, ख़ास तौर पर ओपनर्स के हवाले से, मिडल ऑर्डर के हवाले से, जो उनकी एक यकीनी तौर पर एक उनका काम था कि जो बैटर्स हैं उनकी खामियों को दूर करने में वो थोड़ी मामलत फरमाएँ, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ और इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको कह दिया कि ठीक है, अब हम आपको मज़ीद अपने साथ नहीं रखना चाहते, इसलिए उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। और ये जो सीरीज़ होगी ऑस्ट्रेलिया के साथ, जिसका आगाज़ 30 मई से होने जा रहा है, इसमें उनकी आखिरी सीरीज़ होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नए बैटिंग कोच के लिए इख्तियार भी दे दिया है। अब देखना यह कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोबारा मुल्की कोच के साथ जाएगा या गैर मुल्की कोच के साथ उसकी खिदमत ली जाएंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी क्रिकेट को बेहतर करना, तो फिर हमारे बल्लेबाजों की जो खामियाँ हैं उनको दूर करने पर अपनी इन्वेस्टमेंट करना होगी हमें। मेरे ख्याल में पाकिस्तान अगर कोई गैर मुल्की कोच लेके आता है तो ज़्यादा पाकिस्तान के लिए एक अच्छा ऑप्शन मौजूद है हमारे पास। सही। सलीम खालिक साहब, आप क्या कहेंगे अगर हम हनीफ मलिक की बैटिंग कोचिंग में पाकिस्तान के जो वाइट बॉल क्रिकेट में आप क्या समझते हैं, क्या तब्दीली आई है उनकी जगह टीम में? सबसे ज़्यादा ओवरऑल अगर हम देखें तो कौन मजबूत कैंडिडेट हमारे सामने है? उनके दौर में जो पाकिस्तान टीम की बैटिंग परफॉर्मेंस है वो सबके सामने ही रही। कोई ऐसी एक्स्ट्रॉर्डनरी कारकर्दगी सामने नहीं आई और ना कोई ऐसे प्लेयर के बारे में हम कह सकते हैं कि वो लेकर आए। जिस तरह यूसुफ साहब बता रहे थे कि क्योंकि फ्रेंचाइज में साथ था तो होता यही है, कोच जो है अपने इर्द गिर्द के लोगों को साथ लेकर आते हैं क्योंकि उनके साथ वो कंफर्टेबल होते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही था। तो अब आना चाहिए तो या तो कोई मुल्की कोई कोच ऐसा लेकर आए, लेकिन कोई बड़ा नाम हो, क्योंकि हमारे जो क्रिकेटर है उनकी ईगो बहुत बड़ी होती है। ईगो ऐसे है कि जिससे वो कहते हैं कि यार ये हनीफ मलिक क्या, ये तो कोई खेला ही नहीं है क्रिकेट, मैं इतना बड़ा प्लेयर, मैंने इतने रन बनाए, तू मुझे सिखाएगा, इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन अब कोई बड़ा प्लेयर आए, जैसे माजी में भी आ चुके हैं, यूसुफ भी रहे, दूसरे भी रहे, तो एक सूरत हाल अलग होती है, उससे ज़रा मामला चेंज हो सकते हैं कि हो सकता है वो बिल्कुल बताएं और अच्छी तरह प्लेयर्स में फ़र्क पड़े। मेरे जहन में तो ये ख्याल आता है यूनुस खान का कि यूनुस खान को पीसीबी कन्विंस करे कि आप आएँ। उनकी इज्जत भी बहुत है, उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत है। हाँ, कुछ मिजाज के उनके इश्यूज़ हैं, लेकिन दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के मिजाज के लोग होते हैं, हमें उनको उसी तरह से डील करना पड़ता है। और वो एक मिसाल है ना, खुदा हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। तो वो इशू शेर है, उसी तरह की बात है कि जो इतना उन्होंने अचीवमेंट है, इतना कुछ किया, तो थोड़ा बहुत तो नाज नखरे उनके बर्दाश्त करने ही पड़ेंगे। तो एक बड़े लेवल का एक बंदा अगर आएगा तो उसके आने से फ़र्क पड़ेगा। और फॉरेन कोच के जहाँ तक ताल्लुक है तो फॉरेन कोच की आधी बातें तो प्लेयर्स के सर से गुजर जाती हैं, हो सकता है आधी से भी ज़्यादा बातें सर से गुजर जाती हैं। तो इससे मुल्की कोई कोच हो, कोई बड़ा नाम हो, तो उसका यकीनी तौर पर पाकिस्तान टीम पे फ़ायदा हो सकता है और प्लेयर्स पे भी उसका एक पॉजिटिव असर आ सकता है। देखना ये पीसीबी ने क्या सोचा हुआ है, किधर दिमाग बनाया हुआ है अपना, क्या है। लेकिन मुझे तो माइक हैसन की खुद की भी जो कुर्सी है वो हिलती महसूस हो रही है।
और जो पिछले दिनों वर्ल्ड कप के बाद तो बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद उसको घर भेज दिया जाएगा, जिस तरह उनकी मनमानियों पे एक रिपोर्ट सामने आई थी जो हमने ही दी थी कि किस तरह से उन्होंने किया था, लेकिन बहरहाल किसी तरह वो बच गए। तो हो सकता है कि अगर अगली सीरीज में मताइज खुदारा खासा अच्छे ना आए तो हमें हेड कोच भी कोई नया ढूंढना पड़ सकता है। सही। मुफाज, अगर हम बात करें नए बैटिंग कोच के हवाले से, जब अब इसकी रिप्लेसमेंट देखी जाएगी, आपको लगता है पीसीबी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए या देगा? एक्सपीरियंस की बात करें या फिर ओडीआई और टी20 के लिहाज से जो अप्रोच है मॉडर्न डे के हवाले से, किसको ज़्यादा एक्सपीरियंस देना चाहिए? देखिए अगर हनीफ मलिक की हम बात करें, ज़्यादा इनको टाइम नहीं हुआ, मई 2025 में इन्होंने स्टार्ट किया और इसके अलावा कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस भी रही हैं पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ भी, और कुछ क्रूशल इवेंट्स में हम उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके। तो मेरी अपनी नाक़िस राय में यही है कि जल्दी हम उनको जज नहीं कर सकते। ज़्यादा एक्सपीरियंस कोच नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। माजी में जो हमारे पास एक्सपीरियंस कोच आते रहे हैं, जब मैंने वैसे ये ऐड देखा पीसीबी का, मुझे थोड़ी हंसी भी आई और तर्स भी आया कि जो हमारे साथ हमने की है कोचेज़ के साथ। माजी में गैरी क्रिस्टन की अगर हम बात करें, जैसे वो कोच बने, 2 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन 6 माह में ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि उन्होंने अपने बाद में इंटरव्यू में बताया कि मेरे पास तो कोई लैक ऑफ अथॉरिटी थी, मैं तो कोई फैसला ही नहीं कर सकता था। और बहुत बड़ा नाम था वो कोचिंग का, इंडिया को गालिबन वर्ल्ड कप जितवाने में उन्होंने अहम किरदार अदा किया। फिर उनकी रिप्लेसमेंट में हम जैसन गिलिस्पी को लेकर आए, उनके लिए भी वही सारी सिचुएशन हमने क्रिएट की, और उन्होंने भी बाद में आकिब जावेद के बारे में जो बात कही वो तो हम कैमरे के सामने नहीं कर सकते। तो हमारे यहाँ ना ये बड़ा मसला रहा है, जब हम सर्जरी की बात करते हैं तो माइंड सेट की सर्जरी होनी चाहिए। चलें हनीफ मलिक की हम बात करते हैं, लेकिन असद शफीक भी आपको पता है सिलेक्शन में भी वो पेश रहते हैं, वुमेंस टीम की कोचिंग भी करते हैं और बांग्लादेश में भी गए हुए हैं, पाकिस्तान की वहाँ पे कोचिंग कर रहे हैं। तो उनकी परफॉर्मेंस पे कोई खास बात नहीं करता कि 2-3 साल हो गए हैं, बता दें वो कोई हमने बहुत अच्छी अचीवमेंट देखी हो। अब सरफराज को भी कोच लाया गया, हमें उम्मीद थी, चलें उन्होंने पाकिस्तान को चैम्पियंस ट्रॉफी ज़रूर जितवाई है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये बात करते हैं ना कि ज़रूरी नहीं कि अगर लड़के बच्चे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं अंडर 19 के, तो आप उनको ज़्यादा अहम जिम्मेदारी सौंप दें। आप देख लें हम टीम वहाँ पे अब ये ऐसी खबरें भी चल रही हैं कि उन्होंने टीम की सर्जनिश कर दी, टीम को ये कह दिया कि आप लोग अपने लिए खेल रहे हैं। सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अब सरफराज को भी चाहिए ना कि वो जवाब दें कि आपने एक दफ़ा भी शान मसूद से पूछा है कि आपने क्या चेंजेस टीम में की हैं, आपने क्यों खुरम शहजाद को बिठाया जो 2-3 साल से परफॉर्म कर रहा है कंसिस्टेंटली। बिल्कुल ऐसा ही मिसाल मौजूद है स्पिनर्स की, हम देखें नुमान और साजिद की बहुत अच्छी जोड़ी थी, आपने एक को बाहर बिठा दिया। तो हमारे यहाँ एक कोचेस का सिलसिला चलता रहेगा, हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा, ये नहीं कि आप हर साल। बिल्कुल, और ये जो प्रोसेस है ये हमें एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस भी चलता आ रहा है और लग रहा है कि इसमें काफ़ी टाइम भी लगेगा। यूसुफ, बहरहाल पाकिस्तान के अगर हम अगले इम्तिहान की बात करें जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ होने जा रही है, आपको क्या लगता है उस सीरीज़ के बारे से? हम देखें ऑस्ट्रेलिया के जो की प्लेयर्स हैं वो नहीं होंगे टीम में, पाकिस्तान के पास ये कितना अच्छा गोल्डन चांस है या फिर अनप्रेडिक्टेबल टीम है, वो आसान समझ के भी फिर मैचेस जो है वो फंसा लेती है? स्पेशली अगर हम पहले मैच की पिच के हवाले से भी बात करें तो अब पिचेस किस तरह से बनाई जाएगी? देखें हिफ्ज़ा, 2022 में भी ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे मैचेस हुए थे और उसमें हम पाकिस्तान टीम ने कामयाबी हासिल की थी। अभी पाकिस्तान के पास गोल्डन चांस है इस सीरीज़ को अब जीतने के हवाले से, क्योंकि उनके जो मेन बॉलर्स हैं वो तो है ही, इसमें पैट कमिंस नहीं है, जो शेजलवुड नहीं है, मिचेल स्टार्क नहीं है, मैक्सवेल भी नहीं है। तो उसके बाद उनका जो कम्बिनेशन यहाँ पर पहुँचा उसमें जूनियर भी हैं, ज़्यादातर लड़कों को चांस दिया गया, क्योंकि ये जो वर्ल्ड कप की तैयारियों का साल है। अगले साल वर्ल्ड कप होने जा रहा है, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा, इसलिए सारी टीमें अपने तजर्बात कर रही हैं, नए नौजवानों को मौका दे रही हैं, सीनियर के साथ उनको खिलाया जा रहा है। और इसी सोच के नज़र ऑस्ट्रेलियाई टीम भी यहाँ पर पहुँची, इसलिए हफ्ता पहले यहाँ पर पहुँचे ताकि जो कंडीशन है यहाँ की उनसे एडजस्ट हो सकें। दूसरी जानब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम सीनियर खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है, सिर्फ 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पर हम कह सकते हैं कि मोहम्मद रिजवान को बाहर बिठाया गया है, अगर उनको भी मौका दे दिया जाता तो फिर पूरी टीम ही सीनियर हो जानी थी। गाजी गौरी को खिलाया गया और नज़ीर को मौका दिया गया, मास सदाकत हैं, शामिल हुसैन हैं, इस तरह के जो हमारे बल्लेबाज हैं उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अपनी होम कंडीशन में उनको परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। और इस वक्त चूँकि ऑस्ट्रेलिया की टीम की जो बैटिंग लाइन है वो तो थोड़ा बेहतर दिखाई दे रही है, लेकिन बॉलिंग के हवाले से अगर बात की जाए तो सिर्फ हमारे लिए जो ख़तरा हो सकते हैं वो एडम जंपा की सूरत में मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के पास शहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ़ हैं, नसीम शाह हैं, अहमद दानियाल हैं, इसके अलावा शादाब खान हैं, इब्रार हैं, सुफियान मुकीम की सूरत में पाकिस्तान का जो बॉलिंग कम्बिनेशन वो बेहतर दिखाई दे रहा है। सवाल फिर वही होता है कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन क्या इस बार भी धोखा देगी, इसके बारे में तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तजर्बात हम करते रहते हैं, नौजवानों को भी मौका देंगे। हमने अब भी जो टीम बनानी है हमने यकीनन ये एक एक्सपेरिमेंट ही करना है, और वो टीम क्या होगी, और क्योंकि की प्लेयर्स नहीं है अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम में, बट स्टिल हम इस मौके को
को किसने अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं, लेट्स सी, इस पर डिस्कशन करते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहती हूँ। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो ओडीआई सीरीज़ है, इसमें आपको क्या लगता है पाकिस्तान की जो बैटिंग ऑर्डर है वो अभी तक अनस्टेबल है, किस तरह से सेट किया जाएगा? स्पेशली रावलपिंडी की अगर हम पिच को देखें, क्या हम अभी भी जो है वो पिच अपने अकॉर्डिंग तैयार करेंगे? बिकॉज हम देख रहे हैं कि अब पाकिस्तान अपने मुताबिक भी पिचेस बना रहा है, बट स्टिल उस तरह से फ़ायदा नहीं उठा पा रहा। नहीं, हम अपने मुताबिक भी क्या करेंगे? हम फास्ट पिचेस बनाते हैं तो अपने बैट्समैन आउट हो जाते हैं, और अगर हम कोशिश करते हैं स्पिन पिच बनाने की तो हमारे स्पिनर कुछ नहीं कर पाते। टेस्ट मैचों में तो चल जाते हैं। बहुत सारे हमारे साथ इश्यूज हैं। बैटिंग की आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की। बैटिंग बहुत इनएक्सपीरियंस नजर आ रही है मुझे। यंग लड़के काफी आए हैं, क्योंकि फखर भी नहीं है और फखर के साथ साइम अयूब भी नहीं है। ये एक बड़ा सेटबैक है। उस्मान खान की क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं, लेकिन पीएसएल बहुत अच्छी थी। अगर वो सही होते, फिट होते, तो वो भी टीम में होते। तो अब अगर हम देखें तो बाबर आजम पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आयद होगी, साहबजादा फरहान के ऊपर है। फिर ये एक अच्छी चीज है कि जैसे शादाब खान को भी अब मौका मिला है, लेकिन जो यंग लड़के हैं एकदम उनसे आते के साथ ही हम ये तवक्को करें कि वो हमें जितवा के देंगे तो वो गलत होगा। तो इसलिए जो हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं उनको बहुत ज्यादा जिम्मेदारी लेना पड़ेगी। साथ में अगर हम देखें तो शाहीन अफरीदी एज अ कैप्टन वो हैं, तो इस सीरीज में बरकरार रहे, लेकिन साथ में सलमान अली आगा को वाइस कैप्टन के तौर पे भी लाया गया है और बहुत हाईलाइट भी हुई है ये चीज। तो ये एक शाहीन के लिए भी खतरे की घंटी है, और उनके भी फ्यूचर अब इसी तरह लग रहा है कि अगली जो सीरीज होगी उसमें देखा जाएगा उनको। नहीं तो उनके लिए भी ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कैप्टनसी को बरकरार रखे। वर्ल्ड कप में तो काफी टाइम अगले साल होना है, अक्टूबर नवंबर गालिबन साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड वगैरह में, तो उससे पहले काफी सारे चेंजेस हो सकती है। तो परफॉर्मेंस बेहतर करनी पड़ेगी टीम को हमारी। बिल्कुल ऐसा ही है, और उम्मीद है कि होम ग्राउंड पर अच्छा खेल करेंगे। बिल्कुल। और इसी तरह पहला मैच जो है वो रावलपिंडी में खेला जाएगा। वहाँ पर आज ऑस्ट्रेलिया की टीम है, कैंप लगा, प्रैक्टिस भी की है। हमारे साथ मौजूद है जुल्फ़िकार बेग रावलपिंडी से, उनसे बात करते हैं। जुल्फ़िकार, बताइएगा, टीम ने प्रैक्टिस की, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने, वहाँ पर इस वक्त वेदर कंडीशन, पिच की कंडीशन, ओवरऑल उनकी तैयारी, बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? जी, बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, और जिले इंतजामिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने क्रिकेट के डिफरेंट वेन्यूज़ का दौरा किया। उन्होंने इसमें हॉस्पिटैलिटी बॉक्स और मीडिया बॉक्स का भी उन्होंने दौरा किया। तसल्ली बख्श करार दिया उन्होंने। जहाँ तक टीमों की प्रैक्टिस सेशन का ताल्लुक है, ऑस्ट्रेलियन टीम पिंडी के मौसम के साथ फेमिलियर होने के लिए उन्होंने प्रैक्टिस की। गो के थोड़ा सा मौसम गर्म है, लेकिन प्लेजेंट मौसम है। इन दिनों में एक्सपेक्टेड है कि बारिश भी हो सकती है। ईद की छुट्टियों की वजह से कुछ चीज़ें तातुल का शिकार है, लेकिन बहुत अच्छे इंतजाम ओवरऑल अभी तक किए गए हैं। दोनों टीमों ने प्रैक्टिस की है, और कुछ प्लेयर्स हमारे ईद से कबल वापस अपने आबाई शहरों में चले जाएंगे। उसके बाद दोबारा से वो ज्वाइन करेंगे इस कैंप को। 30 तारीख को मैच रावलपिंडी में खेला जाएगा। बड़ी तादाद में शायकीन और पिंडी बॉयज क्रिकेट के लिए बड़े बेताब नजर आते हैं, और मैच भी यकीनन एक अच्छा ओवर क्राउडेड मैच होगा और लोग देखने के लिए आएंगे। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार बेग आपके वक्त का। मुफाज, आपकी जानिब आना चाहती हूँ। अगर हम हॉकी का जिक्र करें, पाकिस्तान हॉकी टीम का प्रो लीग कैंप जो है वो ख़त्म हो गया है। अगर अब हम सिलेक्शन की बात करें, आपको लगता है स्क्वाड में हमें वर्ल्ड कप के लिए कोई नए चेहरे तैयार दिखाई दे रहे हैं, या फिर हम अपनी जो गलतियाँ हैं वो दोबारा करेंगे? देखिए जी, चैलेंज ज़रूर होगा। आपको पता है अभी हमने प्रो लीग खेलनी है, उसके बाद वर्ल्ड कप का चैलेंज है, और प्रो लीग में अच्छी टीम्स हमारे खिलाफ आएंगी। स्पेन की बात करें, इंग्लैंड की, और मेज़बान बेल्जियम आपको पता है बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। अच्छा मैचेस होंगे, और हॉकी टीम आपको पता है काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रही है। और जो कैंप की आपने बात की, ख्वाजा जुनैद ने भी काफ़ी इस पर तवज्जो दी है। खिलाड़ियों के डिफेंस पे भी काम की गई है, और अटैक में भी पहले से ज़्यादा वर्क नज़र हमें आ रहा है। लेकिन बात वही है, हमें कीपिंग के जदीद जो टेक्निक्स हैं उनको सीखना होगा, क्योंकि आज जो दीगर टीम है, अगर हम यूरोपियन टीम्स की बात करें, इस शोबे में बहुत हमसे आगे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि खिलाड़ियों को जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं। जब से $110 डेली का ऐलान किया है, खिलाड़ियों में काफ़ी एक कॉन्फिडेंस आया है। तो हमें ये सारे मामला को देखना पड़ेगा, क्योंकि हॉकी हमारा ऐसा खेल है कि जब हमारी टीम जीतती है, परफॉर्म करती है, हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट भी आती है। और ये कौमी खेल है, इसको प्रमोट करना हम सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन काफ़ी टाइम से बिल्कुल स्ट्रगल भी कर रहा है। यूसुफ, आपको क्या लगता है स्क्वाड जो है वो किस तरह से बनानी चाहिए? नए चेहरे कौन कौन से हैं? देखिए, स्क्वाड का तो ऐलान कर दिया गया, और उसके लिए जब अमाद भट्ट को कप्तान बरकरार रखा गया। जो इससे पहले प्रो लीग के मैचेस हुए, तो उसके बाद वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड था मिस्र में जो खेला गया, उसमें 3 तब्दीलियाँ की गई हैं। नए लड़कों को मौका दिया गया,
और जिस तरह की तैयारी हम देख रहे हैं पाकिस्तान को यकीनी तौर पर बेहतर उम्मीद की जा सकती है कि अच्छे नतीजे देगी। ये प्रो लीग का आखिरी मरला होगा जो 13 जून से शुरू होगा, जिसके इब्तिदा में हमें मैच खेलना होंगे बेल्जियम और स्पेन के साथ 2-2 मैचेस। उसके बाद पाकिस्तान की टीम लंदन जाएगी जहाँ पर इंग्लैंड और इंडिया के साथ हमारे 2-2 मैचेस हैं। पाकिस्तान की अगर पोजीशन की बात करें तो पाकिस्तान इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर सबसे नीचे है और पाकिस्तान का जो माइनस डिफरेंस है उसका जो गोल का वो 24 है। तो ये जो इस तरह की सूरत हाल में हमें लग तो यही रहा है कि पाकिस्तान की टीम अगर 1 या 2 मैच जीतने में कामयाब ना हुई तो फिर वो रेलीगेट हो जाएगी और जो इंडिया की टीम है वो अपना प्रो लीग में अपना उसके क्योंकि 8वीं पोजीशन है वो अपनी पोजीशन उसमें बरकरार रखने में कामयाब रहेगी। पाकिस्तान के लिए चैलेंज है, उम्मीद की जा सकती है कि खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनको सहूलियत दी गई, अब उनके पास नताइज देने के लिए इतनी तौर पर एक अच्छा इवेंट सामने आ रहा है। सही। सलीम साहब आपकी जानिब आना चाहती हूँ। हम फुटबॉल के हवाले से भी अगर जिक्र करते हैं, सबसे पहले हम लायनल मेसी की बात करें, उनकी जो इंजरी है ये कंसर्न फुटबॉल के फैंस के लिए कितने बड़े, ख़ास तौर पर जो अपकमिंग इवेंट है उसके लिए, उस कॉन्टेक्स्ट में कितना बड़ा है ये कंसर्न? बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो लोग फुटबॉल देखते हैं उनके लिए मेसी एक बहुत बड़ा नाम है। इवन जो इतना फुटबॉल को फॉलो नहीं करते वो भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि उनका होने से या ना होने से कितना ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। और लोग तो इस चीज़ के इंतजार में होंगे कि वो आए और हिस्सा लें इवेंट में और ज़बरदस्त परफॉर्म करें। देखते हैं आगे किस तरह से सूरत हाल डेवलप होती है। लेकिन मैं इतना आपको बता दूं कि वर्ल्ड कप के हवाले से कोई इतनी ज़्यादा हाइप नज़र अभी तक आ नहीं रही है यूएस में। और अच्छा। क्या वजह हो सकती है? तवक्कुआत थी, जो होटल्स वगैरह की तवक्कुआत थी कि वो फुल होंगी या टिकट तो बिक तो रही है, लेकिन जो होटल्स वाले हैं वो भी परेशान है कि उन्होंने सोचा था कि बड़े कमरे सारे बुक होंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वैसा अभी है नहीं। वजह इसकी देखिए, एक तो जो इस वक्त हालात चल रहे हैं दुनिया के, एक वो हो सकता है फिर ये यूएस में आना इतना आसान होता नहीं है, वीज़ा वगैरह के भी लोगों को इशूज होते हैं। इसी तरह की कुछ मेरे ख्याल है चीज़ें हैं, कुछ अनसर्टेनिटी जो दुनिया के हालात के हवाले से शुरू हुई, वो जब कम होगी तो या इवेंट शुरू होगा तो सवाल का आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। होपफुली ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन फिलहाल का मैं बताऊं कि ऐसी बहुत ज्यादा कोई मुझे नजर नहीं आती गहमा गहमी। एग्जैक्टली। बहरहाल अगर हम मेसी की इंजरी की बात करें तो ये इंटर मियामी और अर्जेंटाइन दोनों के लिए इस वक्त तशरीफ का सबब जो है वो बन सकती है, स्पेशली जो आने वाला इवेंट है। यूसुफ, अगर हम सलाह की बात करें, उनका लिवरपूल से अलविदा, 9 साल और काफ़ी गोल्स, और फिर अगर हम अपनी उनकी टीम की बात करें, उनके लिए टाइटल्स, तो उनकी जो जर्नी रही ओवरऑल उसके हवाले से आप क्या कहेंगे लिवरपूल के लिए? देखिए, 9 साल की रफाकत बहुत बड़ी एक अरसा होता है किसी भी टीम के साथ वाबस्तगी के हवाले से। ख़ास तौर पर जो लिवरपूल के फैंस हैं वो सलाह से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और हमने आज देखा जब उन्होंने अपना आखिरी मैच खेलने के बाद वो ग्राउंड से बाहर जा रहे थे तो पूरा स्टेडियम उनको तालियां बजा रहा था, उनको वेलकम एक तमाने दे रहा था करके आप जो अगला सीज़न आपका है वो अच्छा गुजरे जहाँ भी आप जाएँ। तो यकीनी तौर पर ये खेल इसी का नाम है कि प्यार मोहब्बत का पैगाम देते हैं। और सलाह ने जिस तरह लिवरपूल के लिए फतवात में किरदार अदा किया, उनको एक इंग्लिश टाइटल भी जितवाया, बेशुमार इसके अलावा कामयाबी दिलाई, तो मेरे ख्याल में वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो तमाम दिलों में घर कर चुके हैं और सब उनसे प्यार करते हैं। और इसका सबूत ये मैच के दौरान और मैच से पहले भी हमें दिखाई दिया। यकीनी तौर पर ये एक लिवरपूल के लिए बड़ा धचका होगा, लेकिन अब देखना कि सलाह अगले जो साल जो होगा वो किस क्लब की तरफ से खेलते। बिल्कुल, सलाह ने प्रीमियर लीग में लिवरपूल की जो एक अचीवमेंट है, उनकी सक्सेस है, उसको एक बहुत हद तक जो है वो ट्रांसफॉर्म भी किया। इसी के साथ ही प्रोग्राम को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।